बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान जो आपके सामने है, पंजाब में 2 सीटों पर के रुझान आए हुए हैं, बल्कि 3 सीटों के 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 सीट पर अन्य आगे है। तो ये रुझान आपके सामने आते रहेंगे और तकदीर तस्वीर दोनों साफ होती रहेगी। अगले 2-3 घंटों के भीतर सूरज साफ हो जाएगी। जो उत्तराखंड की तस्वीर हमारे पास आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रवीण जी, आपको ये लगता है कि अगर बीजेपी वाकई जिस तरह की बढ़त है, हालांकि हमेशा जो एग्जिट पोल है उसमें भी इतनी मार्जिन से अंतर दिखाया जा रहा है, अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच से बाजिक बीजेपी मारकर चली जाती है, वजह क्या रहेगी? देखिए, ये तो बहुत पहले से ही साफ है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई चली आ रही थी और आज भी वही स्थिति है। अच्छा, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड, क्षमा करें, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहा था। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है और यहाँ वैकल्पिक तौर पर पब्लिक के पास जहाँ तक जैसे कि बसपा या सपा की बात आती है कि तराई क्षेत्र में उनका असर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा रहा है उत्तराखंड, इस नाते उत्तर प्रदेश का कुछ किस्मत की घंटी आस्था। जी सर, लेटेस्ट अपडेट ये है कि 10 सीटों के रुझान यूपी से आ गए हैं और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा बीएसपी 2 सीटों पर, कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस आरएलडी का गठबंधन 1 सीट और बीजेपी 2, यानी अभी तक बीएसपी और बीजेपी 2-2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 4 सीटों पर आगे चल रही है। जी, हमारा आंकड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ा पीछे चल रहा है, हमारी किस्मत की घंटी थोड़ी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी के बारे में कमोबेश यही राय है कि इस बार लार्जेस्ट पार्टी वही होगी। अरुण जी, अगर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल होकर के उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या इसकी वजह अखिलेश है, मुलायम है, या फिर मायावती खिलाफ जनता का संतोष? नहीं, निश्चित तौर पे ये गुड गवर्नेंस जो है यूपी के लोग चाहते हैं। मायावती से उन्होंने सुशासन की उम्मीद की थी, अच्छे शासन की उम्मीद की थी और एक हद तक उन्होंने अपराध को रोकने में सफलता भी पाई, लेकिन दूसरे मोर्चे पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ और मायावती की तानाशाही इतनी ज़्यादा उभर करके आई कि लोग ऊब गए। और दूसरी बात यह है कि जिन सवर्णों को मायावती ने जोड़ा था सर्वजन समाज बनाने के नारे के साथ जो है, वो बहुत दिनों तक उनके साथ जो है वो स्वाभाविक नहीं रह पाया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो उभार है वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है, समाजवादी पार्टी की संघर्ष की अपनी विरासत है और हो सकता है कि अखिलेश और मुलायम सिंह ने उस संघर्ष की विरासत को एक मिनट रोकूंगा, किस्मत की घंटी फिर कुछ कहने लगी है। जी सर, इस बार हम डिटेल्स के साथ आए हैं। हमारे इनपुट हेड अनुराग त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स किन सीटों पर आगे चल रहे हैं। राणा जी, डोईवाला से जहां निशंक के ऊपर निगाहें लगी हुई थी लोगों की, वो जीतेंगे या हारेंगे, निशंक के लिए अभी तक फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर है कि निशंक करीब 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुद्रपुर से बीजेपी के प्रेमानंद महाजन आगे हैं, यूपी के किठौर से एसपी के शाहिद मंजर आगे हैं, उत्तराखंड में धारचूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से जो क्रांति दल है उसके काशी सिंह आगे हैं। देहरादून कैंट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, हरवंश कपूर यहां से आगे हैं। चौरी चौरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एसपी के जयप्रकाश निषाद आगे हैं। कुंडा से निर्दलीय विधायक जो है राजा भैया, जिनको एसपी का सपोर्ट है, वो आगे हैं। कांग्रेस बाजपुर से खबर है, यशपाल आर्या आगे हैं। खटीमा उत्तराखंड से पुष्कर धामी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं और चंदौसी से बीजेपी की गुलाबो देवी हैं, ये आगे हैं फिलहाल। डॉक्टर दत्ता हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बहुत पहले से लगातार मुझसे इस बात की लड़ाई करते रहे कि देखिएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ न कुछ करिश्मा कर जाएगी। 1984 के चुनाव में पहले 2 परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पूरे परिणाम में वही 2 रह गए। एकदम से आप मत मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा आप सोचते हैं उतने अच्छा करने नहीं जा रही है। अगर मैं कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी अगर अचानक नंबर 1 और 2 हो जाएगी तो यह असाधारण परिणाम होगा। संभावना मुझे ये की जाती है कि बीजेपी अगर 54-55 सीटों से 75-70 सीटों के पास चली जाती है तो वैसे संकट की स्थिति में बीजेपी के लिए आस्था किस्मत की घंटी क्या कहती है? जी सर, इस बार जो नतीजा आया है वो बीजेपी 7 सीटों पर आगे हो गई है यूपी में और कलराज मिश्र आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 4, बीएसपी अभी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पे आगे है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा कह रहा है बीजेपी सबसे ज्यादा 7 सीटों पे आगे चल रही है, 15 सीटों के रुझान है।
कलराज मिश्रा जो लखनऊ पूर्व से लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वो आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रुझान कहता है कि 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटों पर बीएसपी, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य। अभी तक जो रुझान है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी के पास थोड़ी बढ़त है। उत्तराखंड में भी बीजेपी के पास बढ़त है क्योंकि 3 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अभी जो आप रुझान देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन अवधेश जी ने कहा था कि 1984 में 2 सीटों पर बीजेपी के हक में रुझान थे और आखिर तक वही 2 सीटें रह गई थी, लेकिन 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उत्तराखंड में आगे चल रहे हैं। ये रुझान जो है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँ। ये रुझान इस समय अस्वाभाविक नहीं है। ये तो जो कुछ भी हम लोग भी अंदाजा कर रहे थे, क्योंकि अभी अरुण जी की बात आधे पर रुक गई थी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी है जो 1993 से लेकर के और 2007 तक उसका मत प्रतिशत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। माने 1997, 2002, 2007 में बराबर रहा है। और उत्तर प्रदेश का पिछला जो चुनाव था परिणाम, उसको मैं मानता हूं एक असामान्य चुनाव परिणाम था। मुलायम सिंह यादव का मत प्रतिशत नहीं घटा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर उससे निराश होकर के बाहर नहीं निकले थे और उसी में से कुछ चंक ने, जिनको की मुलायम सिंह से नाराजगी थी, वो बहुजन समाज पार्टी के पास चले गए थे। इसलिए वो परिणाम आ गया था, लेकिन वो परिणाम अस्थायी नहीं हो सकता था। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास प्रवृत्ति आ रही है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की मतदाताओं का जो स्वाभाविक रुझान होना चाहिए, जो पिछले चुनाव परिणाम थे, जो मत प्रतिशत है, जो सामाजिक समीकरण है, उसके अनुरूप ही है। लेकिन अभी हमको थोड़ी सी जो है, ये 1 मिनट के लिए किस्मत की घंटी हमारी कुछ कह रही है। आस्था, देखिए सर, इस वक्त 25 सीटों के रुझान आ गए हैं यूपी से, जहां पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 9 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 7 सीटों पर और बीएसपी 6 सीटों पर इस वक्त आ गया। यानी कि बीएसपी और बीजेपी में मात्र 1 सीट का फर्क नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी 9 से फिलहाल बढ़त बनाए हुए। इसके अलावा कुंडा से राजा भैया काफी भारी मतों से आगे चल रहे हैं। ये किस्मत की घंटी जो है हमारी जी, ये अभी लटका रही है। ये आस्था जो है घंटी तो बजा देती है, लेकिन खबर नहीं है किसकी किस्मत खुली है। राजा भैया कुंडा से आगे चल रहे हैं, वो तो जाना ही है। जी हाँ, कई लोग हैं। अखिलेश प्रताप सिंह है रायबरेली से, ब्रजेश सिंह है सैयद राजा से, मुन्ना बजरंगी है मरियाऊ से। कुछ ऐसे ये बाहुबली हैं जिनकी किस्मत भी आज तय होने वाली है। जैसा कि बिहार में हुआ कि बिहार में जनता ने सिरे से ऐसे बाहुबलियों को खारिज किया और एक ऐसी व्यवस्था दी जिससे ये संकेत मिलने लगा कि अगर आप विकास कर सकते हैं, अगर आप बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं, नेतृत्व पर यकीन कर सकते हैं, तो इस तरह के नेताओं और जाति और कौम में जनता बहुत हद तक भरोसा नहीं करती है। अमलेंदु, जो आपको लगता है कि बिहार ने एक मिसाल सेट? देखिए, मेरा पिछली बार भी यही विवाद हुआ था कि मैं ये बात बांधने को तैयार नहीं हूँ कि जनता जाति में वोट नहीं देती। जनता की पहली प्राथमिकता आज भी जाति है वोट देना, उसके बाद वो दूसरे फैक्टर तय करती है। तो इसलिए जाति फैक्टर नहीं, इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ। पूछ रहे हैं बाहुबली, नहीं, बाहुबली की भी मैं बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी राजा भैया आगे चल ही रहे हैं और अखिलेश सिंह मुझे लगता है आगे चल ही रहे होंगे, तो अभी ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा और ये इसमें मोहर लग जाएगी। चल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि भारत के चुनाव में सभी जातियां इकट्ठी हुई है जब कोई सामने बाहुबली खड़ा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। और बिहार में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहुबलियों पर इतने मुकदमे थे कि उन्होंने अपनी पत्नियों और उनको खड़ा किया था, लेकिन उनको वोट आए थे, वो हारे जरूर थे। इसलिए एकदम से ये परिवर्तन अभी है। बिहार में जितने बाहुबली मैदान में थे उनमें से 75% की किस्मत बंद हो गई थी, जनता ने खारिज किया था। 25% लोग थे। मैंने फिर कहा था पिछले ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें जोड़ तोड़ की शुरुआत होती है और उसमें बाहुबलियों की भूमिका बढ़ जाती है, फिर एक ऐसी व्यवस्था आ जाती है जो जनता के हक में कभी नहीं होती है। क्योंकि स्थायी सरकारें जब भी होती हैं तो वो फिर जनता के हक में सोचती हैं, वो बेहतर और विकास के बारे में सोचती हैं। देखिए, मैं इस पर भी सहमत नहीं हूँ स्थायी सरकारों को। देखिए, मायावती की स्थायी सरकार थी, जनता के हित में क्या सोचा मायावती? स्थायी सरकार स्थिर थी, अस्थायी नहीं, स्थिर भाई, मतलब स्थिर या अस्थायी जो भी आप कहेंगे पूर्ण बहुमत वाली, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। और देखिए, आप लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है, लेकिन नेताजी खुद जो है पिछले 5 चुनाव में लगातार कहते रहे कि रोटी जो तवे पर उल्टी पुल्टी सेकनी चाहिए।
तो उल्टे पुल्टे ही रोटी सीखेगी तभी फायदा रहेगा। वरना हम देखा है कि अगर बहुमत मिल जाता है किसी एक पार्टी को तो उसकी मनमानी चलने लगती है। केंद्रीय सरकारों में भी हमने देखा है और प्रदेश में भी हमने देखा है कि बहुमत जो है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं तो इसी के पक्ष में हूँ क्योंकि गठबंधन सरकार मैं एक चीज मानता हूँ कि जहाँ जात पात की राजनीति आती है और जहाँ ये क्रिमिनल एलिमेंट्स राजनीति में जहाँ बात आती है, बिहार एक जीता जागता उदाहरण है कि बिहार ने करके दिखा दिया है कि क्रिमिनल एलिमेंट्स को दरकिनार कैसे किया जाए और जात पात के राजनीति से ऊपर उठ के कैसे एक अच्छे सरकार को चुना जाए। मैं समझता हूं कि यूपी क्योंकि इससे भी ज्यादा पेचीदा है तो इस पेचीदे चीजों का जो मिश्रण है इसको डाइल्यूट करने में भी टाइम लगेगा। पर इस बार के चुनाव में इस चीज की शुरुआत हो चुकी है और मैं मानता हूं कि जात पात की राजनीति और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स की जहां बात आती है राजनीति में, उन लोगों का बेशक इस चुनाव में डाइल्यूशन होगा। एक तरफा मतलब कि खत्मा नहीं होगा। अगला चुनाव जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा और शायद वो अगर जात पात यानी खत्म हो रही है, उमा भारती को क्यों लाया गया जी? बेइंसाफ वर्मा को क्यों लाया गया? लेकिन एक बात जो मुझे बात ठीक लगती है कि जनता दरअसल जात और कौम के साए में जाकर तब बैठती है जब उसको कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। अगर उसको बेहतरी का विकल्प दिखता है, विकास का विकल्प दिखता है, उसको लगता है कल मेरा अच्छा होगा इसकी गारंटी ये आदमी दे सकता है, तो फिर वो वहां जाती है। जब कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं दिखती है तो फिर वो जात के साए में जाके बैठ जाती है, वो कौम के साए में जाके बैठ जाती है। जनता होती है, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको अपने बच्चों, उसके कल की फिक्र होती है और कल की फिक्र की गारंटी जो कोई लेता है उसके हक में जनता खड़ी हो जाती है। और जो रुझान है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बीजेपी 13 सीटों पर आगे निकल गई है, चल रही है और 18 सीटों पर अभी हमारी मेहमान सुनीता गुदारा जी चूंकि जुड़ गई हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, और उदित राज जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। उदित जी, पहला सवाल मैं आपसे, ये बीएसपी के इस तरह से पिछड़ने में, ये शुरुआती रुझान है, पहले ये मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी अगर आधी सीटों पर भी नहीं है तो इसकी वजह आपको क्या लगती? बीएसपी की जो मायावती की तानाशाही रवैया है, मायावती की जो तानाशाही रवैया है जी, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। और जिस तरह से जनतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से सरकार चलाना चाहिए था, नहीं चलाया, और शासन प्रशासन का बड़ा ही मतलब मिसयूज किया, इस्तेमाल किया। और दूसरी बात है कि वाइट कॉलर क्राइम बहुत था। मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में स्थिति बेहतर रही, लेकिन रिश्वत के बगैर कोई काम हो नहीं पाता था, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही, लेकिन भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार को लोगों ने खारिज किया है। उत्तर प्रदेश में मायावती का करिश्मा टूटने की वजह से, बेसिकली मायावती को हम मानते हैं कि दलित आंदोलन आकर के सत्ता प्रतिष्ठान में बैठा इस देश में, वो एक बड़ी कामयाबी है उस आंदोलन की। चुनाव परिणाम सबसे पहले सबसे आगे, सिर्फ महुआ न्यूज लाइन पर।